कौन कौन तैयार था इस सब के लिए? मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि ये होगा। और उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे हमारे राइटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स दे वेरी गुड पीपल, लेकिन अब बिजनेस आ गया ना चीज़ों में, तो उन्होंने चलानी होती हैं। तो इसलिए इस तरह के सीन क्रिएट करना और इस तरह की एक थ्रिल पैदा करना ये एक ज़रूरत बन गई है। तो अच्छा, लेकिन इन चीज़ों को प्रमोट भी किया जाता है फिर आगे, और शायद एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल मूवमेंट भी है कि शादी को नाकाम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो एक फेल्ड मैरिज का एक्सपीरियंस रखते हों। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो शादी के लिए किलिंग होती हैं। तो खैर, वो जो जस्टिस है अच्छाई और बुराई का बैलेंस दिखाने की, बैलेंस भी नहीं दिखाना चाहिए। 5% बुराई आ गई है, वो भी बहुत है, होती भी इतनी है। 95% तो अच्छाई होती है, लेकिन हम वही दिखाते हैं बहरहाल। तो ये इस सीन के अंदर जो मिराल का वो एटीट्यूड दिखाया है, एकदम से अब्रप्ट एटीट्यूड दिखाया है, पता नहीं अब ये नेचुरल है या किस तरह है। बड़ी बात है कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग करेक्टर के होते हैं कि इतनी गुर्बत से, इतनी अपनी लो लाइफ से इतनी हाई लाइफ पर आ जाते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये उसकी कदर नहीं करते और इन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना ये अच्छी लगने लगती हैं और ये उस इंसान को ज़लील करके रखते हैं जो उनसे मोहब्बत करता। तो इस मोहब्बत का शायद किस्मत ही ऐसी है, खुलूस की मोहब्बत की शायद किस्मत ही ऐसी है कि जो भी जहाँ भी ये परफॉर्म करेगा उसको मुँह की खानी पड़ेगी। तो एक तरफ अली ख़ान की इतनी कुर्बानियाँ, इतने कब से वो लगा हुआ है पीछे और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, तो हम लोग जिस तरह मजाक नहीं ना समझ पाते, इस तरह हम किसी के खलूस को भी नहीं समझ पाते। तो हमें जो मर्ज़ी हो जाए, हम जितना मर्ज़ी, हम मजाक को कुछ ना कुछ उसका असर लेकर उसका इंतकाम उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे जिसने हमसे मजाक किया। तो हम मजाक को नोटिस नहीं छोड़ते, उसको इग्नोर नहीं करते, जाने नहीं देते। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हमें मजाक नहीं समझ आती, तो हमें ये चीज़ें भी नहीं समझ आती, हमें खलूस भी नहीं समझ आती, हमें कुर्बानी भी नहीं समझ आती, एफर्ट भी नहीं समझ आती, सपोर्ट भी, मदद भी, किसी के साथ का साथ भी हमें कुछ समझ नहीं आती। इस तरह की चीज़ें जो पता नहीं, हम उस वक्त इतने बड़े हो चुके होते हैं कि हमें हकीर से अपने पाँव में पड़े हुए महसूस होते हैं। तो ये शायद इंसान जो है ना वो चेज़ करने का आदी है कि मैं किसी के पीछे भागूं, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि जब जब मर्द जो है वो औरत को पसंद करने लगता है तो औरत के पास ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो वो तो चाहती है कि भाई मैं पसंद करूं, मैं इसके पीछे पीछे फिरूं और ये आगे आगे हो और अक्कड़ खान और इस तरह हो और मैं इसके पीछे पीछे जो है इसको मनाती फिरूं। तो ये पता नहीं किसी का एनालिसिस ठीक है या नहीं है द नेचर ऑफ वुमेन और इसके बारे में, लेकिन देखा ऐसा ही गया है कि अजीब बात है। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि औरत अपनी उम्र से छोटी उम्र के बंदे को पसंद नहीं करती, छोटे कद के बंदे को पसंद नहीं करती, अपनी तनख्वाह से छोटी तनख्वाह के बंदे को पसंद नहीं करती, अपने से ज़्यादा कम खूबसूरत बंदे को पसंद नहीं करती। यानी वो हमेशा चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे ज़्यादा कद का हो, मुझसे ज़्यादा उम्र का, मुझसे ज़्यादा तनख्वाह का, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, मुझसे ज़्यादा फैमिली, और उसके बाद उसको वो रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, उसको नीचे दिखाना शुरू कर देती है। ये अजीब सी बात है। बहरहाल वो कब्ज़ा करना चाहती है या क्या करना चाहती है उसको आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिटिकली अबाउट एनी करेक्टर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लगती, बीइंग अ मेल, मुझे समझ नहीं लगती कि वाई वीमेन डोंट रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स फॉर हस्बैंड और लवर फॉर देम। मसलन किसी ने ये इतनी शादी की है, उसने इतना इसके एहतमाम किया है, खुद जो चाहे किसी क्लर्क के साथ शादी हो जाती तो उसके घर में बर्तन मांज रहे होते, तो पता नहीं उस वक्त भी ये इतनी तकलीफ में होती जितनी इस वक्त है। तो अल्लाह ने जो है वो अगर इतनी ऊंची जगह पर पहुंचाया है और वो रिलेटिव निकल आया, कज़न है, तो मामू का बेटा है, तो अब इसमें
खैर ये साइकोलॉजी हमें समझ नहीं आती, और ये साइकोलॉजी हमें अपने घरों में देखनी पड़ती है, अपने घरों में हमें देखनी पड़ती है. बीइंग अ मेल वी आई हैव द वेरी एक्सपीरियंस. लेकिन खैर नॉट क्रिटिकली पॉइगनेंटली टॉक्सिक क्रिटिसिज्म ऐसी बात नहीं है, लेकिन जस्ट टू मैंड द थिंग्स वेल, तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं. हम दुनिया से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, एहसान, मरहबत, कुर्बानी, ये चीज़ें, उसकी वजह ये है कि आगे से रिस्पॉन्स बड़ा बुरा मिलता है. तो अली खान इसको तवज्जो ना देता, पूछता ही ना कि कौन है, तो शुरू से ही तो ना इसके साथ वो इम्प्रेस होता और ना कुछ करता. तो बस ठीक है, वो कहता नहीं मैं ऊंचे स्केल का आदमी हूँ और मैं ठीक है अपने स्टैंडर्ड पर ही रहूँगा. वो अपने किसी मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर से घर में शादी करता, चलो जी. तो वो बेचारा आ गया इसके अंदर, तकदीर उसको ले आई घेर के, और आगे से अब उसको ये फेस करना पड़ रहा. तो खैर दिस इज़ हाउ द थिंग्स गो. वो कहता है ना, मर्फी कहता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो सकती है ना तो वो ज़रूर गलत होगी. तो चीज़ों की एक अपनी वो मर्ज़ी होती है, वाक़यात की, चीज़ों की, वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं. मुझे हैरानी हुई है बार कि मिराल ने एक ऐसे पर्सन की बात सुनी जो पहली बार ज़िंदगी में मिला था, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ एलिया ने, और तुम्हारा कोई वेल विशर नहीं है, और इसने यकीन कर लिया. ज़ाहिर है उसके बाद अगली बात पर इसी वजह से यकीन करना था, तो पहले उसको वेल विशर माना, और उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, और वो प्लान्ड मर्डर था. तो ये अली खान के साथ उसका इतना ताल्लुक़ था, इतना उसके साथ वो कुर्बत थी, तो एकदम से किसी ने कह दिया और वो उसके ऊपर उसने यकीन कर लिया. तो मुझे नहीं समझ लगती कि हम लोग काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं हमारे, तो उसके साथ एक भरोसे का और एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग का और वो नेचुरल सा ताल्लुक़ होता है. उसके बाद पता नहीं वो किस तरह टूटता है, किस तरह ख़राब होता है, वो दरमियान में कौन आता है, क्या बात करता है. खैर होता तो है ये सारा कुछ, लेकिन ये बड़े बड़े कम लेवल के, कम अक्ल किस्म के लोगों का लेवल होता है इस तरह कि उनके दरमियान में कोई आ जाए और किसी की बातों के पीछे लग के वो किसी के बारे में अपनी ओपिनियन बदल लें. ये कम अक्ल किस्म के लोगों, अगर किसी की अक्ल पूरी और वो इंडिपेंडेंट हो अपनी थॉट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ ये वाक़या हो सकता है. तो एक मुलाकात में उसने इतना इन्फ्लुएंस छोड़ा कि मिराल ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करने का सोच लिया, फैसला कर लिया. तो उसके साथ क्लियर करो, चलो ठीक है उसने डाल भी दिया, तो वो अली खान के साथ क्लियर करो कि तूने वो मर्डर में हिस्सा है तुम्हारा, मेरे पेरेंट्स मर्डर थे, तो उसके साथ बात भी नहीं करनी, तो किसी को देते जाना है. बस ये शायद है एक शुरू से ही हमारी थीम रहा है हमारी सोसाइटी में कि वैसे तो ज़िंदगी बस ये चीज़ें कहीं और ही डिसाइड होती हैं कि वो पिछली आज से कुछ 40-50 साल के पहले की फिल्मों में ना, जब ये कम्युनिज्म वगैरह था, तो इन्होंने इस तरह के थीम दिखाने शुरू किए कि अमीर आदमी और गरीब से शादी कर लेता है, अमीर औरत है गरीब आदमी से शादी कर लेती है, और बाद में ये ट्रेंड ख़त्म हो गया. लोगों को पता चला कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, मुसीबत ही है. एक आदमी जो गरीब होता है उसका स्टैंडर्ड भी, उसका दिमाग भी, उसका वो बहुत लो लेवल पे होता है, वो इतनी जल्दी एक्सपैंड नहीं कर पाता, वो स्ट्रेंजर ही रहते हैं. तो जो क्लास डिफरेंस होता है वो एक जस्ट लाइक अ लैंग्वेज डिफरेंस, जब एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आती तो इंसान कितना एक दूसरे के साथ वो इशारों की ज़ुबान में कितना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. तो क्लास डिफरेंस इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज. तो लोगों ने फिर इस थीम को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई अपनी अपनी क्लास में रहो. तो अब लड़कियां तो कहती हैं कि भाई हम अगर पढ़ी लिखी हैं, हम खूबसूरत हैं, तो हमारी तो यही क्लास है, तो हम गरीब हैं तो क्या हुआ, औरत की खूबसूरती उसकी सारी क्वालिफिकेशन है. तो अब मर्द अगर हैंडसम और खूबसूरत हो तो
وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو ہو گئے گھر میں ہو گئے آپ کیا کریں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ مسئلہ اگر عورت مرد کسی غریب لڑکی سے شادی نہ کرے تو مصیبت ہے, اگر امیر لڑکی کسی غریب مرد سے شادی نہ کرے تو وہ کوئی بات نہیں جائز ہے. تو یہ چیزیں ہم نے سوسائٹی میں آپ نے دی ہوئی ہیں, ان کی لبرٹی دی ہوئی ہے, اجازت دی ہوئی ہے ہم نے, شاید کہیں سے مل گئی ہوئی ہے. سارے سین میں نے بات تو بڑی گھمائی ہے کہ ادھر ادھر سے کہ کوئی میں بات کسی طرح کہہ دوں جو میرے دماغ میں ہے, جو نکل نہیں رہی دماغ سے, تو لیکن وہ بات میں کہہ نہیں سکا. بڑا کوشش کی ہے میں نے, تو میں معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی انہی سوچوں کے حامی ہوں گے. تو چلے دیکھتے ہیں واٹ ہیپنز ان دا نیکسٹ سین. تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ along. اللہ حافظ.